सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की हमारी वीडियो का विषय है पर्वत प्रदेश में पावस। इस कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति प्रेमी थे और उन्होंने इस कविता में वर्षा ऋतु का बड़ा ही खूबसूरत वर्णन किया है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। प्यारे बच्चों, इस कविता में वर्षा ऋतु के वर्णन के साथ साथ पर्वतों की खूबसूरती का जिक्र किया गया है कि किस प्रकार वर्षा ऋतु आने पर पर्वतीय क्षेत्र में मौसम पल पल बदल रहा है, प्रकृति पल पल अपना रूप बदल रही है। कभी बारिश बहुत तेज हो जाती है तो कभी धीमी धीमी हो रही है, कभी कोहरा छा जाता है तो कभी बादल एकदम छट जाते हैं, आसमान साफ हो जाता है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। यहाँ पर दृग का अर्थ है आंखें और पर्वत की आंखें सुमन यानी पुष्प है। कवि ने यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। किस प्रकार कि पर्वत पर जो फूल लगे हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि पर्वत अपनी उन हजारों आंखों से अवलोक रहा है बार बार। अवलोक मीन्स देखना, यहाँ पर अवलोक का तात्पर्य है देखना। निज अपना प्रतिबिंब किसमें देख रहा है? महाकार, यानी कि जो नीचे विशाल तालाब फैला हुआ है, सरोवर है, उसमें पर्वत अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि पर्वत पर उगे फूलों को पर्वत की आंखें बताया गया है कि पर्वत अपनी खूबसूरती प्रतिबिंब के रूप में, जैसे हम अपना चेहरा आईने में देखते हैं, ठीक इसी प्रकार पर्वत अपने आप को सरोवर रूपी दर्पण में देख रहे हैं और निहार रहे हैं। जिसके चरणों में पड़ा ताल, फैला है दर्पण सा विशाल। ताल मतलब तालाब, कि तालाब विशाल रूप से फैला हुआ है। जिस प्रकार पर्वत अपार है, ठीक उसी प्रकार ये सरोवर भी विशाल है, ये तालाब भी विशाल है। गिरि का गौरव गाकर निर्झर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। यहाँ पर कवि बता रहे हैं झरनों की खूबसूरती के बारे में कि किस प्रकार झरने कल कल की आवाज करते हुए पर्वतों का गौरव गान कर रहे हैं, कि किस प्रकार हम ऊंचाई से गिर रहे हैं। और मात्र इतना ही नहीं, झरने का गिरता हुआ पानी मोती की लड़ियों के समान खूबसूरत लग रहा है। और जब वह ऊपर से नीचे गिरता है तो उसका एक एक बूंद मोती की लड़ियों के समान खूबसूरत लग रही है और पानी में झाग उत्पन्न करके पानी की खूबसूरती को बढ़ा रही है। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। प्यारे बच्चों, पंक्तियों को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर उर का अर्थ है हृदय। पर्वत पर उगे हुए वृक्ष, ऐसा लग रहा है कि पर्वत के उर मतलब वृक्ष से, हृदय से उठकर मानो आकाश को छूने की इच्छा से ऊपर देख रहे हैं। उनमें इच्छा है कि वो आकाश को छू ले और इसी इच्छा से ऐसा लग रहा है कि वो दिन प्रतिदिन ऊंचे उठते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ कवि कहता है कि वृक्ष इस प्रकार खड़े हैं। अंतिम पंक्तियों में 3 शब्द दिए गए हैं। अनिमेष बिना पलक झपकाए, अटल बिना हिले और कुछ चिंता पर। ऐसे लग रहे हैं कि वृक्ष कुछ तो बिना पलक झपकाए देख रहे हैं, कुछ अटल बिना हिले, कितना भी तूफान आ जाए वो अपनी जगह से नहीं हिलते, और कुछ वृक्ष तो ऐसे लग रहे हैं जैसे वो चिंता में मग्न है। तो पूरी पंक्तियों में कवि उर का अर्थ बताता है हृदय, कि गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्च आकांक्षाओं यानी कि ऊंची आकांक्षाओं से तरवर यानी वृक्ष, है झांक रहे नीरव मतलब शांत आकाश को देख रहे हैं। और 3 स्थितियां बताई गई हैं। कौन कौन सी? अनिमेष बिना पलक झपकाए, अटल बिना हिले और चिंता पर। यहाँ पर भी कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। उड़ गया अचानक लोभ उदर,
फड़का अपार पारद के पर। अब देखिए कवि ने कल्पना का कितना खूबसूरती से प्रयोग किया है। उड़ गया अचानक लो भूधर, भूधर जिसने धरती को धारण किया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वो वृक्ष अचानक से गायब हो गए, क्योंकि जैसे ही बादल नीचे आए पर्वत और पहाड़ दोनों दिखना बंद हो गए और ऐसा पारदर्शी, पारे के समान एकदम पारदर्शी मौसम हो गया कि कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। सब कुछ एकदम साफ सामान्य प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि बादलों के कारण कुछ धुंध हो गई है और पीछे की चीजें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही हैं। रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही कुछ धुंधला मौसम हो जाता है, बादल नीचे आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि आसमान धरती पर टूट पड़ा है और जो झरने अब इतने दिखाई दे रहे थे वो भी मानो कुछ गायब से हो गए हैं। धस गए धरा में सबह शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, शाल यानी साल के वृक्ष, जिन्हें अंग्रेजी में आप सागवान ट्री कहते हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है वर्षा ऋतु में जब कभी धुआं उठता है तो ऐसा लग रहा है तालाब से, पानी से भी धुआं उठ रहा है, मौसम कुछ ठंडा हो गया है और ऐसा लग रहा है कि तालाब जल गया है मानो। और पर्वतों के पास बादल नीचे आ जाने से ऐसा लग रहा है कि कुछ वृक्ष, साल के सागवान के वृक्ष डरकर मानो धरती में धंस गए हैं। तो देखो कविता में दो प्रकार के वृक्षों का जिक्र किया गया है। एक जो पर्वत के बिल्कुल पास में है ऊंचाई पर, वो ऐसा लग रहा है कि वो आसमान को छू रहे हैं। दूसरी ही तरफ ये पर्वत के कुछ पास समीप में लगे हुए वृक्ष, शाल के वृक्ष, जो ऐसा लग रहा है कि बादलों के नीचे आने से डरकर मानो धरती में धंस गए हों। अंतिम पंक्तियां हैं, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अंतिम पंक्तियां प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। जलद यान, जलद यानी जलद को कहा जाता है जल से उत्पन्न होने वाला यानी बादल। अब जल से उत्पन्न होने वाला बादल और इंद्रजाल यानी कि इंद्र देवता, वर्षा के देवता माने जाते हैं इंद्र। अब जब प्रकृति इतनी खूबसूरती बिखरा रही है और पर्वत प्रदेश में इतना प्यारा मौसम हो रहा है, तो इंद्र देवता भला चुप कैसे बैठ जाए। तो वो जलदयान यानी बादलों में सवार होकर बार बार इंद्रजाल दिखा रहे हैं, अर्थात बिजली चमका रहे हैं। यहाँ पर कवि ने बड़ी खूबसूरती से पूरी कविता में प्रकृति का खूबसूरत चित्रण तो किया ही है, साथ में वर्षा के देवता इंद्र को भी दिखाया गया है कि किस प्रकार जब बिजली चमकती है तो वो इंद्रजाल के रूप में हमारे सामने आती है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी ने पर्वत प्रदेश में पावस अर्थात वर्षा ऋतु का बड़ा खूबसूरती से वर्णन किया है और इसमें साथ ही साथ मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया है। आशा करती हूं कि अपने सरल शब्दों के माध्यम से मैंने आपको कविता समझाने का जो प्रयास किया है वह पूर्ण रूपेण सफल रहा होगा और मेरे प्यारे बच्चों को कविता समझ में आ गई होगी। चैनल पे बने रहिए, अच्छी लगती है पोएम तो प्लीज कविता पर कमेंट और लाइक जरूर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।